अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अकाउंटिंग में जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं उनको स्टडी करने की दो अप्रोचेस को हमने डिस्कस किया था, जिसमें पहली अप्रोच जो है उसको हम कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच कहते हैं और दूसरी जो अप्रोच है उसे हम अकाउंट बेस्ड अप्रोच कहते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट्स जो हैं अकाउंटिंग में ये हमारे पास 5 हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम्स, एक्सपेंसेस और कैपिटल। ठीक है, अब इन 5 कंपोनेंट्स में से जो 2 कंपोनेंट हैं एसेट और एक्सपेंसेस, ये हमेशा इंक्रीज़ होने पर डेबिट होते हैं और डिक्रीज़ होने पर क्रेडिट होते हैं। ठीक है, और 3 कंपोनेंट जो हैं इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज़, ये हमेशा इंक्रीज़ होने पर क्रेडिट होते हैं और डिक्रीज़ होने पर डेबिट होते हैं। ठीक है जी। और दूसरी अप्रोच जो हमने पढ़ी थी वो है अकाउंट बेस्ड अप्रोच। अकाउंट बेस्ड अप्रोच में मैंने आपको बताया था 3 किस्म के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट जो है इसमें हम डिस्कस करते हैं उन अकाउंट्स को जिसमें किसी पर्सन का नाम आ जाए या किसी कंपनी का नाम आ जाए। तो जब भी किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का या कंपनी का नाम आएगा तो वो पर्सन या वो कंपनी जो है वो हमारे लिए या तो रिसीवर की कैटेगरी में होगी या गिवर की कैटेगरी में होगी। अगर रिसीवर होगा तो हम उस पर्सन को डेबिट करेंगे और अगर वो रिसीवर हमारे लिए अगर वो पर्सन हमारे लिए गिवर होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से नॉमिनल अकाउंट्स जो हैं ये इनकम्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं। इसमें इनकम्स जो हैं उनको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंसेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो अकाउंट है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है ये अकाउंट्स ऑफ एसेट्स होते हैं या चीज़ों के अकाउंट को कहते हैं, और जो एसेट्स हैं उनमें या तो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो तो हम हमेशा उसे डेबिट करेंगे और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो तो हम हमेशा उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। तो ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी, ये हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसका जो अगला स्टेप है वो ये है कि अब इन रूल्स को हमने इन रूल्स की एप्लीकेशन करनी है। अब एप्लीकेशन करने के लिए हमें कुछ ट्रांजैक्शंस चाहिए, तो ये ट्रांजैक्शंस मैंने आपके सामने लिखी हैं। अच्छा, अब ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रूल्स की एप्लीकेशन होती है इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कौन सी वाली अप्रोच इस्तेमाल करनी है। आप अकाउंट बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल करना चाहें या आप कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल करना चाहें तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, बिकॉज़ ये अप्रोच आपकी बैक ऑफ माइंड चल रही होती है। जो एक्चुअल रिज़ल्ट होता है वो आपने डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में बताना या लिखना होता है। ठीक है, तो अगर आपने डेबिट या क्रेडिट सही कर दिया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बैक ऑफ माइंड कौन सी अप्रोच जो है उसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस्तेमाल में आसानी के लिए मुझे जो मैं प्रेफर करता हूँ वो कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच को मैं प्रेफर करता हूँ, तो मैं उसी को लेके आगे जो है ये ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें मैंने ये एग्जांपल ली है, ये एग्जांपल में मैंने टोटल जो है 9 ट्रांजैक्शंस लिए हैं और अभी 9 ट्रांजैक्शंस के लिए मैं इनके जो है ना वो एनालिसिस करूँगा, यानी इन तमाम ट्रांजैक्शंस के हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस करने का जो है ना कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है व्यूअर्स, तो इसमें मैंने ये एक फॉर्मेट बनाया है। ये फॉर्मेट जो है ये सिर्फ समझने के लिए है, इसको बनाना नहीं होता, चूँकि जो ट्रांजैक्शन के एनालिसिस हैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सारे एनालिसिस जो हैं ये हमारे बैक ऑफ माइंड चल रहे होते हैं। जब इंशाल्लाह हमें कॉन्सेप्ट पे ग्रिप आ जाएगी
तो ये सारी चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर ये ख़ुद ब खुद हम अपने माइंड में डिसाइड कर लेंगे। ये सिर्फ मैंने इनको लिखा है आपके साथ इसको डिस्कस करने के लिए और एक समझने के लिए, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो आप देखिएगा कि ये मैंने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का जो फॉर्मेट बनाया है, इसमें जो पहला कॉलम है ये सीरियल नंबर का है कि मैंने ट्रांजैक्शन के जो सीरियल नंबर्स हैं वो लिखे हैं। दूसरा जो है, इसमें जो अकाउंट हमने डेबिट या क्रेडिट करने हैं, ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट होते हैं जिनको हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं, उनके हमने नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद इस जो भी अकाउंट हैं उनकी आगे कंपोनेंट में वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं या कैपिटल हैं। और फिर अगले कॉलम में हम बताएंगे कि इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में उनमें इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, और फिर उस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के मुताबिक हम डिसाइड कर देंगे कि हमने इसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, अब हम इस एग्जांपल को शुरू करते हैं। इसमें जो पहली ट्रांजैक्शन इस एग्जांपल में दी हुई है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख एंड बिल्डिंग ₹7 लाख। यानी जो हमारा ओनर है, हम बिज़नेस हैं, हमारे ओनर ने हमें बिज़नेस के शुरू में दो चीज़ें दी हैं, कैश दिया है और बिल्डिंग दी है। ठीक है। अब कैश जो है ये हमारा एसेट है, कैश डेफिनेटली हमें पता है कि कैश हमारा एसेट होता है, और बिल्डिंग्स जो होती हैं ये भी हमारे एसेट होते हैं। ठीक है। और जो तीसरा अकाउंट इसमें है वो है कैपिटल का अकाउंट, चूँकि मैंने बताया था कि ओनर जो चीज़ें हमें देता है, चाहे वो कैश की शक्ल में हो या किसी वैल्यूएबल चीज़ की शक्ल में हो, वो हमारा कैपिटल होता है। तो अब इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश का, बिल्डिंग का और कैपिटल का। ठीक है। अब हमने इनकी कैटेगरी डिसाइड करनी है, कंपोनेंट डिसाइड करना है। कैश जो है ये हमारा एसेट है, बिल्डिंग जो है ये भी हमारा एसेट है, और कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट है। अब हमने डिसाइड करना है कि इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में क्या इन एसेट्स में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। अब देखें, हमारे ओनर ने हमें कैश दिया है, तो जो हमारा कैश है उसमें इजाफा हुआ है, और बिल्डिंग भी हमारे ओनर ने हमें दी है, लिहाजा बिल्डिंग में भी क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। और कैपिटल जो है वो डेफिनेटली जब ओनर इन्वेस्टमेंट करेगा, बिज़नेस को चीज़ें या कैश देगा, तो ओनर का जो कैपिटल, जिसको हम सरमाया कहते हैं उर्दू में, वो उसमें भी इजाफा होगा। तो अब एसेट का इंक्रीज़ जो है उसका रूल्स के मुताबिक हमने डेबिट करना है। दूसरा एसेट बिल्डिंग है, इसको भी हमने डेबिट करना है, और कैपिटल जो है इसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना। अच्छा, इसमें मैं एक बात और बता दूं कि इस एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में मैं फ़िलहाल अमाउंट्स को डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है। अमाउंट्स जो हैं वो जब हम इससे अगले स्टेप में जर्नल बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हम अमाउंट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ हम अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट होने को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब हम अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं जी, नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे देखिएगा लिखा हुआ है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹3 लाख। यानी हमने जो कैश आया था हमारे पास, उसमें से 3 लाख रुपया कैश हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो अब आप देखिए, इसमें ट्रांजैक्शन में जो एक अकाउंट है वो तो है बैंक का, और दूसरा जो है वो है कैश का। ठीक है। अब बैंक जो है ये भी हमारा एसेट है, और कैश जो है ये भी हमारा एसेट है। अब ये जो कैश हमने बैंक में जमा करवाया है, तो इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में जो हमारा बैंक बैलेंस है उसमें इजाफा हुआ है, बैंक जो एसेट है उसमें इजाफा हुआ है, और कैश में कमी हो गई। डेफिनेटली जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो कैश में कमी हो जाती है। तो बैंक एसेट में इजाफा हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, तो इसको हम डेबिट करेंगे, और कैश एसेट है, इसमें कमी हुई है, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन हम देखते हैं थर्ड पे। थर्ड ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर अली ₹1,50,000। अब इसमें पहली बात जो समझने वाली है व्यूअर्स वो ये है कि जिस ट्रांजैक्शन के अंदर जिस बंदे से चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं, अगर उसका नाम आ जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने फ़र्नीचर ख़रीदा है मिस्टर अली से, तो यहाँ पर ये बात अंडरस्टूड समझनी है कि अगर मिस्टर अली का नाम आ गया है तो अब ये उधार की ट्रांजैक्शन है, ये कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है। कौन सी ट्रांजैक्शन है जी? ये उधार की ट्रांजैक्शन है। यानी हमने मिस्टर अली से उधार पर फर्नीचर ख़रीदा है।
ठीक है। अब इसको देख लेते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन में। अब जो दो अकाउंट आ रहे हैं, एक फर्नीचर का अकाउंट है और एक मिस्टर अली का अकाउंट है। अब फर्नीचर जो है इसकी जो नेचर है या कंपोनेंट है वो एसेट है ये, और मिस्टर अली को से हमने चीज़ें फर्नीचर ख़रीदा है उधार पे, तो मिस्टर अली को हमने पैसे देने हैं। तो मिस्टर अली जो है वो लायबिलिटी है, हमारी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, फर्नीचर जो है एसेट, उसमें इजाफा हो रहा है, लिहाजा फर्नीचर को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और मिस्टर अली जो है ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है, लिहाजा लायबिलिटी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है नंबर 4 पे। गुड्स परचेज ₹1,20,000 फ्रॉम मिस्टर अहमद। मिस्टर अहमद से हमने 1,20,000 की चीज़ें ख़रीदी हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में एक बात तो वही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस वाली कि मिस्टर अहमद का नाम आ गया है, तो इसका मतलब है ये जो चीज़ें हमने ख़रीदी हैं ये उधार पे हैं। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो गुड्स का वर्ड है ना, इसको आपने बड़ा इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करना है। गुड्स कहते हैं हर उस चीज़ को जिसको हम बिज़नेस में ख़रीदते हैं दोबारा बेचने की गरज से। हर वो चीज़ जिसको हम दोबारा बेचने की गरज से ख़रीदेंगे वो हमारे लिए गुड्स होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक फ़र्नीचर के शोरूम वाला फ़र्नीचर परचेज़ करता है अपने शोरूम पे रख के बेचने के लिए, तो हम कहेंगे कि वो फ़र्नीचर नहीं है, बल्कि उसे बुक्स में क्या लिखेगा वो शोरूम वाला, उसे वो गुड्स लिखेगा या अपना स्टॉक लिखेगा। ठीक है। तो गुड्स हमने परचेज़ की हैं मिस्टर अहमद से उधार पे। ठीक है। तो नंबर 4 को देखिएगा। तो इसमें अब गुड्स का अकाउंट हमने नहीं लिखना, बल्कि हमने क्या लिखना है, परचेजेस लिखनी है। तो परचेज़ जो है याद रखना है ये हमारा स्टॉक है जिसको हमने बेचना होता है। तो ये स्टॉक जो परचेज़ के नाम से आया है ये हमारा एसेट है, और चूँकि हमने स्टॉक ख़रीदा है तो एसेट में इजाफा हुआ है, लिहाजा इसको हम डेबिट कर देंगे। और मिस्टर अहमद, इसको हमने पैसे देने हैं, ये हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है जी। अब ये देखिएगा, इसके बाद आगे चलते हैं 5वीं ट्रांजैक्शन में। इसमें लिखा है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर खान फॉर ₹1,50,000। हमने चीज़ें अब बेची हैं मिस्टर खान को। अब मिस्टर खान, वही बात कि ये बंदे का नाम आ गया, तो ये ट्रांजैक्शन भी क्या है, उधार पे है। अब हमने मिस्टर खान को चीज़ें उधार पर बेची हैं, तो मिस्टर खान से हमने पैसे लेने हैं। तो मिस्टर खान जो है वो हमारे लिए रिसीवेबल है। जो रिसीवेबल होते हैं उनसे हमने पैसे लेने हैं, तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, लिहाजा मिस्टर खान हमारा एसेट है और इसमें इजाफा हो रहा है। यानी जब हमने पैसे उधार पे बेचेंगे तो जिस मिस्टर खान से पैसे लेने हैं तो लिहाजा हमारे एसेट में इजाफा हो जाएगा, इसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है। और सेल जो है ये हमारी आमदनी है। जब हम अपने स्टॉक को सेल करते हैं तो ये हमारी इनकम होती है। इनकम जो है ये इंक्रीज़ हो रही है। डेफिनेटली जब हम चीज़ें सेल करेंगे तो हमारी आमदनी में इजाफा होगा, और आमदनी का इजाफा हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। मैं अगेन आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन जो है वो है नंबर 6 पे। इस पर लिखा हुआ है कैश पेड टू मिस्टर अहमद ₹97,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹3,000। तो यहाँ पे हमने मिस्टर अहमद को पेमेंट की है। मिस्टर अहमद से हमने चीज़ें जो हैं वो पहले मिस्टर अहमद से हमने क्या ख़रीदा था जी, मिस्टर अहमद से हमने ये नंबर 4 पे गुड्स ख़रीदी थी। ठीक है। तो अब मिस्टर अहमद से जो हमने उधार पे चीज़ें ख़रीदी थी तो मिस्टर अहमद हमारी ज़िम्मेदारी था। अब हमने मिस्टर अहमद को पेमेंट कर दी है, तो अब इसमें हमने उसको कैश दिया है। कैश जो है ये हमारा एसेट है। जब हम उससे मिस्टर अहमद को कैश पे करेंगे तो हमारा कैश डिक्रीज़ हो जाएगा, और इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और इसके अलावा मिस्टर अहमद, ये देखिएगा नंबर 4 पे इसको हमने अपनी लायबिलिटी बनाया था। अब जब हम इसको पेमेंट कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। देखें, जब हम किसी को पेमेंट कर देते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारियों में कमी हो जाती है, तो लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो लायबिलिटी का डिक्रीज़ हमेशा डेबिट होता है। ठीक है। और
हमने इससे जब पेमेंट की है तो इसने हमें डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट हम इससे रिसीव कर रहे हैं। तो जब हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो ये डिस्काउंट हमारी इनकम बनेगा, इनकम इंक्रीज़ होगी। जब डिस्काउंट मिलेगा तो इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इनकम इंक्रीज़ होने को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह आगे चलते हैं नंबर 7th ट्रांजैक्शन पे। इसमें लिखा हुआ है पेमेंट मेड टू मिस्टर अली ₹1,20,000 बाय चेक। यानी हमने मिस्टर अली को पेमेंट कर दी है 1,20,000 रुपए की बाय चेक। और ये जो पेमेंट है ये हमने कैश में नहीं की बल्कि चेक के थ्रू की है। तो आपको पता है कि जो पेमेंट चेक के थ्रू होती है वो बैंक में से निकलती है। तो अब आप देखिएगा ट्रांजैक्शन नंबर 7 में हमने मिस्टर अली को पेमेंट की है। मिस्टर अली जो है ये पहले हमारी लायबिलिटी था। ये 3rd नंबर पे हमने मिस्टर अली से फ़र्नीचर ख़रीदा था, तो मिस्टर अली को हमने लायबिलिटी बनाया था, इंक्रीज़ किया था। अब हमने जब मिस्टर अली को पेमेंट कर दी तो मिस्टर अली जो है वो एज ए लायबिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, यानी ज़िम्मेदारी कम हो गई। तो हमने मिस्टर अली को डेबिट कर देना है। और चूँकि हमने पेमेंट बाय चेक की है लिहाजा ये पेमेंट हमारे अकाउंट से जाएगी, लिहाजा बैंक अकाउंट हमारा एसेट है और एसेट डिक्रीज़ हो जाएगा चूँकि पेमेंट बैंक से निकल जाएगी और ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद सेकेंड लास्ट 8वीं ट्रांजैक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर खान ₹1,45,000 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹5,000। यानी मिस्टर खान को हमने चीज़ें पहले उधार पर, ये देखिए नंबर 5 पे हमने उधार पे उसको चीज़ें बेची थी, अब उसने हमें पैसे दे दिए हैं। तो जब मिस्टर खान हमें पैसे देगा तो हमारे पास कैश आएगा। कैश एसेट है, एसेट में इजाफा हो जाएगा और एसेट का इजाफा हमेशा डेबिट होता है। मिस्टर खान ये पहले हमारा एसेट था चूँकि हमने इससे पैसे लेने थे। ये नंबर 3 पर देखें, मिस्टर खान जो है इससे हमने पैसे जो हैं वो लेने थे, अब इसने हमें पैसे दे दिए। मिस्टर खान ये 5वें नंबर पर देखें तो हमने मिस्टर खान से पैसे लेने थे, ये रिसीवेबल था, इंक्रीज़ हो रहा था। अब जब उसने हमें पेमेंट कर दी है तो रिसीवेबल कम हो गए, यानी अब हमने पैसे नहीं रिसीव करने या कम रिसीव करने हैं। तो ये जो मिस्टर खान है ये एसेट है, इसमें कमी हो गई है। याद रखें जब कोई बंदा जिससे पैसे लेने होते हैं ना, अगर वो पेमेंट कर देता है तो रिसीवेबल की अमाउंट में कमी हो जाती है। तो मिस्टर खान में कमी हो जाएगी और इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और इसके बदले में हमने मिस्टर खान को डिस्काउंट अलाउ किया है, उसको डिस्काउंट दिया है। तो जब हम उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो ये डिस्काउंट अलाउड जो है ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा और ख़र्चे इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो ख़र्चे बढ़ेंगे और ख़र्चों का बढ़ना हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है जी। अब आखिरी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है सैलरीज पेड बाय चेक ₹55,000। यानी हमने सैलरीज़ पे कर दी हैं, तनख्वाहों की अदायगी कर दी है। तो ये सैलरीज़ जो हैं ये हमारे अखराजात हैं, अखराजात बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर बात है जब पेमेंट करते हैं तो अखराजात की अमाउंट में इजाफा होता है। ठीक है, तो इंक्रीज़ जो है एक्सपेंस का इंक्रीज़ हमेशा डेबिट होता है। और अब हमने ये पेमेंट बाय चेक की है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो पेमेंट बाय चेक होती है वो बैंक में से निकलती है। तो अब ये जो बैंक है ये एसेट है, इसमें कमी हो जाएगी, तो एसेट की कमी को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। तो ये है हमारी एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है बेसिक ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ये जो हमने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस किए हैं इनसे हम जर्नल बनाना सीखेंगे, जर्नल का फॉर्मेट सीखेंगे। यानी यही चीज़ें हम जर्नल एंट्री की शक्ल में जर्नल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा अपने और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।